बच्चों, आइए आज हम एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस पाठ का अध्ययन करते हैं। यह पाठ 3 है। बचेंद्री पाल द्वारा यह लिखा गया है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही थी और यह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। लक्ष्य को पाने की इनकी भावना सभी बच्चों को, सभी भारतवासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर, अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। प्रश्न 2, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? उत्तर है, सागर माथा का तात्पर्य है समुद्र का मस्तक अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक है, इसीलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। प्रश्न 3 है, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? इसका उत्तर है, लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्करदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। प्रश्न 4, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से 4 शेरपा कुलियों को चोट लगी तथा 1 की मृत्यु हो गई। प्रश्न 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? इसका उत्तर है, कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु के अनुकूल न होने के कारण हुई। प्रश्न 7, कैंप 4 कहां और कब लगाया गया? कैंप 4 7900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। प्रश्न 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली से कहा कि वह एक नौसिखिया पर्वतारोही है। प्रश्न 9, लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? इसका उत्तर है, कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। बच्चों, अब हम लिखित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? इसका उत्तर है, लेखिका ने जब एवरेस्ट को पहली बार नजदीक से देखा तो वह उसके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने एवरेस्ट, ल्होत्से और नुत्से से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी के सौंदर्य को भी मंत्रमुग्ध भाव से देखा। प्रश्न 2, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? इसका उत्तर है, डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका को एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रश्न 3, तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। प्रश्न 4, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? इसका उत्तर है, लेखिका के अभियान दल में अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जय और मीनू के यात्रा दल में सम्मिलित किया गया था। प्रश्न 5, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? इसका उत्तर है, लोब्सांग ने स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। उसने बड़े बड़े हिम पिंडों को सामने से हटाकर चारों तरफ फैली कठोर बर्फ की खुदाई की, तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। प्रश्न 6, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? इसका उत्तर है, साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू की।
उसने खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसके बाद वह चाय बनाने की तैयारी करने लगी। अगला प्रश्न है, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? इसका उत्तर है, उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को हिमपात के खतरों से अवगत कराया। उसने बताया कि उनके अग्रिम दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। यह कैंप हिमपात के ठीक ऊपर है। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है, परंतु हिमपात अनियमित और अनिश्चित होता है। यद्यपि बीच में पड़ने वाली ग्लेशियर की नदी का रास्ता बना दिया गया है, किंतु हिमपात और अधिक हो गया तो रास्ता बनाने का काम फिर से करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? इसका उत्तर है, बर्फ खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मच जाती है। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस समय धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जो पर्वतारोहियों की कठिनाइयों को और अधिक बढ़ा देती हैं। प्रश्न 3, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? इसका उत्तर है, लेखिका के तंबू पर लौहत्से ग्लेशियर से टूटकर एक बर्फ पिंड आ गिरा। उसके कारण एक विशाल हिमपुंज का निर्माण हो गया। इसमें अनेक बड़े बड़े हिमखंड समाये हुए थे। यह विशालकाय हिमखंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भयानक आवाज के साथ नीचे आ गया। इससे पर्वतारोहियों के कैंप को पूरी तरह तहस नहस कर डाला। सभी को चोट लगी, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई मरा नहीं। अगला प्रश्न है, लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? जय बचेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था। उसे शिखर कैंप पर पहुंचने में देर हो गई थी, अतः बचेंद्री उसके लिए चाय, जूस आदि लेकर जब उसे लेने पहुंची तो जय उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे यह आशा नहीं थी कि बचेंद्री उसकी चिंता करेगी। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन करिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए। पहला कैंप था बेस कैंप। यह कैंप कर्नल खुल्लर के नेतृत्व में काठमांडू के शेरपा लैंड में लगाया गया। उपनेता प्रेमचंद ने भी हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय यहीं दिया। दूसरा था कैंप 1। यह हिमपात के ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यह हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाने का अभ्यास किया गया। कैंप 3, यह लौहत्से के तल में स्थित था। जब हिमखंड आकर गिरा, उस समय लेखिका और उसके साथी नायलॉन से बने इसी कैंप में सो रहे थे। कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। पांचवा, शिखर कैंप। यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी के ठीक नीचे स्थित था। चोटी पर चढ़ने के पहले पर्वतारोहियों ने यहीं पर विश्राम किया था। अगला प्रश्न है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी पर चारों ओर तेज हवा चल रही थी। बर्फ उड़ रही थी, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी इतनी संकीर्ण थी कि 2 आदमी एक साथ वहां खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान था, अतः वहां स्थिर होकर खड़े रहना बहुत कठिन था। बच्चों, आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने इसके प्रश्न उत्तर लिखित में PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। धन्यवाद।